अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ को। फर्स्ट वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ को अगर मैं समराइज़ करूं तो मेजर इवेंट्स जो कि होते हैं फर्स्ट वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में, तो सबसे पहले जाइगोट की फॉर्मेशन होती है फर्स्ट वीक के अंदर बाय द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। उसके बाद क्लीवेज होती है जाइगोट के अंदर और एक 16 सेल स्टेज स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है जिसे हम कहते हैं मोरूला। मोरूला के अंदर बेसिकली दो टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक आउटर बाउंड्री के ऊपर लार्जर सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि आउटर बाउंड्री बना रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और इनर सेल मास स्मॉल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द मोरूला, उसे हम कहते हैं इनर सेल मास या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट। अगर जब मोरूला के अंदर फ्लूइड बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, यूट्राइन ग्लैंड्स रिलीज कर रहे होते हैं फ्लूइड, जब वो मोरूला के अंदर एंटर करता है तो एक कैविटी बना लेता है और उस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। तो मोरूला विद द ब्लास्टोसील, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट की डेफिनेशन इस तरीके से होती है कि मोरूला विद द ब्लास्टोसील इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। और वो ब्लास्टोसिल्स आकर यूट्राइन कैविटी के अंदर इम्प्लांटेशन स्टार्ट करता है और 7th डे के ऊपर इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है और जो ब्लास्टोसिस्ट है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है इनटू द एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पर फर्स्ट वीक एंड हो जाता है, उसके बाद सेकंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ स्टार्ट हो जाता है। सेकंड वीक को अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स जो कि 8th डे से लेकर 14th डे तक जो इवेंट्स होंगे एम्ब्रियो के अंदर, उसे हम डिस्कस करते हैं सेकंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर। और इसे हम डिस्कस करते हैं अंडर 2 मेन हेडिंग्स के अंदर। चेंजेस हैपनिंग इन द ट्रोफोब्लास्ट, आउटर लेयर होती है जो सेल्स की ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जिसने प्लेसेंटा और कोरियन की फॉर्मेशन करवाती है, जो कि ट्रोफोब्लास्ट बेसिकली नरिशमेंट मीन्स होता है। तो नरिशमेंट प्रोवाइड प्लेसेंटा और कोरियन करते हैं। तो चेंजेस हैपनिंग इन द ट्रोफोब्लास्ट और चेंजेस हैपनिंग इन द एम्ब्रियोब्लास्ट जो इनर सेल मास है जिसने फीटस की फॉर्मेशन करानी है पूरी, तो उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। तो हम दो डिवीजन्स के अंदर इसको स्टडी करते हैं सेकंड वीक को कि क्या चेंजेस आती हैं ट्रोफोब्लास्ट के अंदर और क्या चेंजेस आती हैं एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चेंजेस हैपनिंग इन द ट्रोफोब्लास्ट को। तो ट्रोफोब्लास्ट बेसिकली सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट बेसिकली आउटर सेल मास था। आउटर सेल मास होता है ब्लास्टोसिस्ट का, जिसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट सेकंड वीक के स्टार्ट के ऊपर डिफरेंशिएट हो जाता है 2 लेयर्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट हुआ 2 लेयर्स के अंदर, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। तो सेकेंड वीक के स्टार्ट के ऊपर ट्रोफोब्लास्ट जो आउटर सेल लेयर थी वो डिफरेंशिएट हो जाती है 2 लेयर्स के अंदर। एक होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट और दूसरी सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। यहाँ पर जो ब्लैक में हमें नज़र आ रही है ये है हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट। अगर हम साइटोट्रोफोब्लास्ट को देखें तो साइटोट्रोफोब्लास्ट वेल डिफाइंड इनकी सेल मेम्ब्रेन है, मीन्स हम सेपरेटली देखते हैं तो यहाँ पर हमें डिफरेंट सेल नज़र आ रहे हैं। ये एक सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, हम डिफरेंस कर सकते हैं सेल्स के दरमियान। तो हम इसको कह रहे हैं कि वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन है और सब सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस है। तो यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं या मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाद हम सेकंड लेयर देखें अगर ट्रोफोब्लास्ट की, जो डिफरेंशिएट होने के बाद बनी है, जिसे हम कह रहे हैं सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट बेसिकली उसकी कोई वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन नहीं है। हमें ऐसे लग रहा है जैसे एक सेल मास है जो कि सराउंड कर रहा है साइटोट्रोफोब्लास्ट को, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है क्योंकि कोई इसकी वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसे हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड और ये सेल मास की तरह होता है और इसकी कोई वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट यूनिन्यूक्लिएटेड है और वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन है, और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट जो आउटर पे प्रेजेंट है साइटोट्रोफोब्लास्ट के, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है और उसकी कोई वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन नहीं है। और ये दोनों बेसिकली ट्रोफोब्लास्टिक लेयर्स हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट हुआ है सेकंड वीक के शुरू में और इसने 2 लेयर्स की फॉर्मेशन करवाई है। अगर हम याद करें कि फर्स्ट वीक में जब 7th डे के ऊपर इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ मैंने एक बात की थी, इम्प्लांटेशन एक डायरेक्टली नहीं हो जाती कि 7th डे पे स्टार्ट हो गया 7th डे के ऊपर ही ख़त्म हो जाए। अप्रॉक्सीमेटली 12th डे तक इम्प्लांटेशन चलती है, यानी सेकंड वीक के अंदर भी इम्प्लांटेशन चल रही होती है। इम्प्लांटेशन की अगर मैं बात करूँ तो इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम के अंदर होती है। यूट्राइन कैविटी की 3 लेयर्स होती हैं, एक एंडोमेट्रियम, दूसरी मायोमेट्रियम और एक पेरीमेट्रियम। तो मायो और पेरीमेट्रियम का कोई रिलेशन नहीं होता इम्प्लांटेशन से, क्योंकि इम्प्लांटेशन सिर्फ एंडोमेट्रियम के अंदर ही होती है। तो एंडोमेट्रियम की अगेन 3 लेयर्स होती हैं। अगर हम बात करें तो फॉर सपोज या अगर हम ल्यूमेंस इनर टू आउटर जाएँ, ठीक है, यूट्राइन कैविटी से एक लेयर होती है, ये 2 लेयर
और ये 3 लेयर। पहली लेयर होती है स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, ठीक। उसके बाद लेयर होती है स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम, स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम, और उसके बाद होता है स्ट्रैटम बेसिलिस। ये 3 लेयर होती हैं एंडोमेट्रियम की। तो जो एम्ब्रियो जो ये हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट है, ये इम्प्लांटेशन स्टार्ट करता है, तो जो पोल होता है ब्लास्टोसिस्ट का जो इम्प्लांटेशन स्टार्ट कर रहा है, फॉर सपोज ये यूट्राइन कैविटी है, ठीक है, ये यूट्राइन कैविटी है और ये हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट का जो एरिया जो कि इम्प्लांटेशन स्टार्ट करेगा, जहाँ से इम्प्लांट होना शुरू होगा, उस वाले पोल को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक पोल। तो यहाँ से इम्प्लांटेशन स्टार्ट होती है, तो इस वाले पोल को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक पोल। और इस एम्ब्रियोनिक पोल के अपोजिट साइड पे जो हिस्सा होता है, जो एरिया, ये वाला एरिया, इसे हम कहते हैं एब एम्ब्रियोनिक पोल, ए बी एम्ब्रियोनिक पोल। तो एब एम्ब्रियोनिक पोल एंड एम्ब्रियोनिक पोल। तो जब एम्ब्रियोनिक पोल से स्टार्ट होती है इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन सिर्फ स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम तक होती है। स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम के बाद इम्प्लांटेशन नहीं होती। मींस के जो ब्लास्टोसिस्ट है वो सिर्फ इस एरिया के अंदर इम्प्लांट होता है, यहाँ पर स्ट्रैटम बेसिलिस के ऊपर इम्प्लांट नहीं होता है। स्ट्रैटम बेसिलिस को वो इरोड नहीं करता, सिर्फ यहाँ पर आकर इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांटेशन की वजह से क्या होता है कि यूट्राइन कैविटी के अंदर पहले ब्लास्टोसिस्ट है और वहाँ से वो इम्प्लांट हो रहा है एंडोमेट्रियम के अंदर, तो एक पोर की फॉर्मेशन हो जाती है जहाँ से इंटर किया है ब्लास्टोसिस्ट ने इनसाइड द एंडोमेट्रियम के अंदर, एंडोमेट्रियम के लेयर्स के अंदर, तो एक पोर बन जाता है और यहाँ पोर पर आकर फाइब्रस टिश्यू आकर जमा होना शुरू हो जाता है और इस पोर को क्लोज कर देता है। इस फाइब्रस टिश्यू को हम कहते हैं फाइब्रिन प्लग, ठीक। ये वाला जो है इसे हम कहते हैं फाइब्रिन प्लग। और ये फाइब्रिन प्लग फॉर्मेशन हो जाती है और उसके कुछ टाइम बाद लेटर ये फाइब्रिन प्लग रिप्लेस हो जाता है विद द एंडोमेट्रियल सेल। ये वाले एंडोमेट्रियल सेल्स डिवाइड कर यहाँ पर फाइब्रिन प्लग के ऊपर भी दोबारा से एक नई एंडोमेट्रियल लेयर बना देते हैं। तो बाय द डे 12 जो इम्प्लांटेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल एम्ब्रियो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कम्प्लीटली इम्प्लांट हो जाता है इनटू द एंडोमेट्रियम। अच्छा, जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तो उसके बाद जो एंडोमेट्रियल की लेयर्स होती हैं हम उनको रीनेम करते हैं, उनको डिफरेंट नेम्स दे देते हैं दोबारा से। उनको मतलब वो लेयर डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं 3 टाइप्स के अंदर। अगर हम देखें यहाँ पे स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम है और स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम है, तो इनको हम रीनेम करके 3 नेम्स दे देते हैं इन एंडोमेट्रियल लेयर्स को। किस तरीके से? एंडोमेट्रियम की जो सेल्स होते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक पोल के ऊपर टच कर रहे होते हैं, इसको ब्लास्टोसिस्ट को एम्ब्रियोनिक पोल के ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट है एंडोमेट्रियम के, जो कि एम्ब्रियोनिक पोल ब्लास्टोसिस्ट है उसका एम्ब्रियोनिक पोल है, जो जाकर टच कर रहा है, फॉर सपोज ये एम्ब्रियोनिक पोल है, ये जाकर एंडोमेट्रियम की इस वाली सेल्स को टच कर रहे हैं इम्प्लांटेशन के बाद। तो ये वाले जो सेल्स होंगे इन्हें हम कहेंगे डेसिडुआ बेसिलिस। फॉर सपोज यहाँ से एम्ब्रियोनिक पोल ने आके इम्प्लांटेशन स्टार्ट की, तो यहाँ पर आके रुक गया। तो ये वाले जो सेल्स हैं एंडोमेट्रियम के जो कि इस एम्ब्रियोनिक पोल के ऊपर आकर अटैच हैं, इनको हम कहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ बेसिलिस के बाद, ठीक है, डेसिडुआ बेसिलिस यहाँ पर प्रेजेंट है। अब सराउंडिंग के अंदर जितने भी एंडोमेट्रियम सेल्स हैं जो कि सराउंड कर रहे हैं इस ब्लास्टोसिस्ट को, उसे हम कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। सो डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस मीन्स एक कैप्सूल की तरह सराउंड किया हुआ है एंडोमेट्रियम ने, तो उस वाली एंडोमेट्रियम को हम कह रहे हैं डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। डेसिडुआ कैप्सुलैरिस के बाद थर्ड टाइप आती है डेसिडुआ पैराइटैलिस। डेसिडुआ पैराइटैलिस, डेसिडुआ पैराइटैलिस हम उस एंडोमेट्रियम को कह रहे हैं। मींस सबसे पहले आ गई हमारे पास डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। डेसिडुआ कैप्सुलैरिस के बाद जितनी भी यूट्राइन कैविटी है, बाकी जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द एंडोमेट्रियल सेल जो यूट्राइन कैविटी के ऊपर प्रेजेंट हैं, इन्हें हम कहते हैं डेसिडुआ पैराइटैलिस। तो 3 बेसिकली ये कोई नई लेयर्स नहीं बनी है, ये यही लेयर्स हैं, स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम और स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम। इनको हमने रीनेम कर दिया क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि इम्प्लांटेशन के बाद जब इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाती है तो ये जो लेयर्स हैं स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम और स्पॉन्जियोसम, इनके सेल्स के अंदर एनाटॉमिकली और फंक्शनली चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इन्होंने एक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है ब्लास्टोसिस्ट को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो इनके अंदर कुछ फंक्शनल और एनाटॉमिकल चेंजेस आती हैं जिन्हें हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर और एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है जिसे हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि इम्प्लांटेशन के बाद एनाटॉमिकली और फंक्शनली चेंजेस आती हैं स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम और स्पॉन्जियोसम में, जिसकी वजह से हम रीनेम करते हैं
इन लेयर्स को इनटू द डेसिडुआ बेसिलिस जो कि एम्ब्रियोनिक पोल के ऊपर प्रेजेंट है, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस जो कि सराउंड कर रहा है पूरे ब्लास्टोसिस्ट को, और डेसिडुआ पैराइटैलिस रेस्ट ऑफ द जो यूट्राइन कैविटी के अंदर एंडोमेट्रियम प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं डेसिडुआ पैराइटैलिस। सो इस तरीके से डे 12 तक इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाती है। नाउ सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में क्या चेंजेस आते हैं, सबसे पहले सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लेक्यूना स्पेसेस बनना शुरू हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं लेक्यूनर स्पेसेस, ठीक है, इस तरीके से स्पेसेस बनना शुरू हो जाती हैं इनसाइड द सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और इन्हें हम कहते हैं लेक्यूनर स्पेसेस। ये लेक्यूनर स्पेसेस बेसिकली इसलिए यहाँ पर बन जाती हैं और इन लेक्यूनर स्पेसेस के अंदर जो स्पायरल आर्टरीज, हमें पता है कि जो यूट्राइन कैविटी है तो वहाँ पर स्पायरल आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, यूट्रस के अंदर। तो स्पायरल आर्टरीज बेसिकली आकर क्या करती हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, स्पायरल आर्टरीज आकर ब्लड को ड्रेन करना शुरू कर देती हैं इनसाइड दीज लेक्यूनर स्पेसेस। इन स्पेसेस को हम क्या कहते हैं, LACUNAR, लेक्यूनर स्पेसेस। तो इन लेक्यूनर स्पेसेस के अंदर ये स्पायरल आर्टरीज, ठीक है, स्पायरल आर्टरीज आकर ब्लड को ड्रेन करना शुरू हो जाती हैं और ये फिल अप हो जाती हैं विद द ब्लड। तो ये लेक्यूनर स्पेसेस बेसिकली क्यों फॉर्म हुई सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में, क्योंकि अगर हम देखें कि इम्प्लांटेशन हो चुकी है और एम्ब्रियो अब ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, तो इसके सेल्स ग्रो कर रहे हैं, तो इसे अब एनर्जी और नरिशमेंट भी ज़्यादा चाहिए। इससे पहले क्या था कि यूट्राइन ग्लैंड्स थे वो यूट्राइन मिल्क को रिलीज़ कर रहे थे और वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था ब्लास्टोसिस्ट को, लेकिन अब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट भी हो चुका है और ग्रो भी कर रहा है, तो इससे और ज़्यादा नरिशमेंट चाहिए। तो क्या होता है कि स्पायरल आर्टरीज यहाँ पर लेक्यूना के अंदर अगर ब्लड को ड्रेन करवाना शुरू कर जाती हैं और ब्लड बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, फिल हो जाता है इन स्पेसिस के अंदर, और ये ब्लड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और ये जो स्टेप होता है कि स्पायरल आर्टरीज आकर ब्लड को ड्रेन कर रही हैं, ये पहला स्टेप है इन द यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन का। मीन्स यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन तो एक प्रॉपर सर्कुलेशन बनती है जब फीटस ग्रो कर रहा होता है पूरा, तो उसका पहला स्टेप है, मीन्स यूट्रोप्लेसेंटल जो सर्कुलेशन है उसका पहला स्टेप क्या है कि स्पायरल आर्टरीज आकर ब्लड को ड्रेन कर रही हैं। तो यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन का पहला स्टेप यहाँ पे हमें नजर आया कि स्पायरल आर्टरीज आकर ब्लड ड्रेन कर रही हैं इनटू द लेक्यूनर स्पेसेस के अंदर। इन लेक्यूनर स्पेसेस बेसिकली लेक्यूनर स्पेसेस बन जाती हैं और यहाँ पर ब्लड ड्रेन शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने बात की थी कि साइटोट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट है जो कि यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं और वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन है। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या करता है कि साइटोट्रोफोब्लास्ट प्रोजेक्शन देता है अपनी इनटू द सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। इस तरीके से साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स प्रोजेक्ट आउट हो जाते हैं इनटू द सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर। थ्रू आउट द ब्लास्टोसिस्ट इस तरीके से प्रोजेक्शन आउट हो जाते हैं ये साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स इनटू द सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, और इन प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं प्राइमरी विलाई। ठीक, ये जो प्रोजेक्शंस आउट हुई हैं इन प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं प्राइमरी विलाई। तो प्राइमरी विलाई क्या है, प्राइमरी विलाई इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट की प्रोजेक्शन इनटू द सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। इन प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं प्राइमरी विलाई या प्राइमरी विलस भी कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी विलाई। अब प्राइमरी विलाई बेसिकली प्रेजेंट है बिटवीन द, ये लेक्यूनर स्पेसेस है, यहाँ पर भी प्राइमरी विलाई है, यहाँ पर भी प्राइमरी विलाई प्रेजेंट है। तो अब ये जो प्राइमरी विलाई के दरमियान में, ये लेक्यूनर प्राइमरी विलाई के दरमियान में प्रेजेंट है ना, बिल्कुल दोनों के, तो इस हम लेक्यूनर स्पेसेस को हम इंटरविलस स्पेसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि दो प्राइमरी विलाई के दरमियान जो स्पेस है हम उसे इंटरविलस स्पेस कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर लेक्यूना प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आकर हम लेक्यूनर स्पेसेस को रीनेम कर देते हैं एज इंटरविलस स्पेसेस। ठीक है, हम इन स्पेसेस को कह रहे हैं अब इंटरविलस स्पेसेस, इंटरविलस स्पेसेस। जब ये प्रोजेक्शंस प्राइमरी विलाई साइटोट्रोफोब्लास्ट के आकर बिल्कुल एंड ऑफ द सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट तक पहुंच जाते हैं, तो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट पर एंड के ऊपर पहुंचकर ये दो जो विलाय होते हैं, प्राइमरी विलाय जो एक साथ प्रेजेंट हैं, ये आपस में मिलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनके सेल इस तरीके से डिवाइड करते हैं और ये आउटर एक कोर बना लेते हैं पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर, और इस तरीके से ये यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, ये वाले यहाँ जाके इसके साथ अटैच हो जाते हैं, ये सेल्स यहाँ डिवाइड करके यहाँ पे इस तरीके से पूरे सर्कमफेरेंस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट की प्रोजेक्शंस हैं ये आपस में इस तरीके से मिल जाती हैं और एक आउटर शेल बन जाता है, एक आउटर कोर बन जाता है, जिसे हम कहते हैं आउटर ट्रोफोब्लास्टिक शेल। ठीक है, आउटर कोर बन गया जिसे हम कह रहे हैं आउटर ट्रोफोब्लास्टिक
आउटर ट्रोफोब्लास्टिक शेल। सो आउटर ट्रोफोब्लास्टिक शेल क्या है, ये जो प्राइमरी विलस हैं ये आपस में मिलने की कोशिश करते हैं, इनके सेल डिवाइड करते हैं और एक पूरी सर्कमफेरेंस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर एक आउटर कोर बना लेते हैं जिसे हम कह रहे हैं आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक। ठीक है, आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें इसका तो सबसे पहले हम बात करें तो ये हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट के आउटर पे सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट है, ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, हमने बात की कि ये प्रोजेक्शंस दे रहा है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये प्रोजेक्शन दे रहा है। इन प्रोजेक्शन को हमने कहा ये प्राइमरी विलाएं हैं। इन प्रोजेक्शंस के दरमियान में स्पेसेस प्रेजेंट है, लेक्यूनर स्पेसेस। तो लेक्यूनर स्पेसेस को हमने यहाँ रीनेम करके कहा कि ये हमारे पास इंटरविलस स्पेसेस हैं। ठीक है, इंटरविलस स्पेसेस। अब क्या है कि ये जो प्राइमरी विलाएं ये आपस में मिलने की कोशिश करते हैं और ये पूरे सर्कमफेरेंस पे सेल इस तरीके से फैल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और इनको हमने कहा कि ये आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल की फॉर्मेशन करवा देते हैं आउटसाइड पूरे सर्कमफेरेंस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर। सो दीज आर द मेजर चेंजेस जो कि हो रही होती हैं ट्रोफोब्लास्ट यानी साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे क्या चेंजेस आती हैं इनटू द एम्ब्रियोब्लास्ट, जो इनर सेल मास है उनके उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। तो इनर सेल मास बेसिकली अगर हम रिवाइज करें फर्स्ट वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर हमने डिस्कस किया था इनर मास के सेल्स होते हैं वो कंप्लीटली अटैच होते हैं ऊपर जाके एम्ब्रियोनिक पोल के ऊपर, जो ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है इसके साथ कंप्लीटली अटैच हुए होते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट के जो सेल्स होते हैं। लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वीक क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट के ब्लू वाले के यहाँ से डिटैच होकर नीचे की तरफ आ जाते हैं और नीचे की तरफ दो लेयर्स बना लेते हैं सेल्स की। फर्स्ट वीक में क्या था, वो ऊपर अटैच थे, लेकिन सेकंड वीक के स्टार्ट में वो डिटैच हो जाते हैं, वहाँ से नीचे आते हैं और दो लेयर बना लेते हैं सेल्स की। ठीक है, एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर। अपर पार्ट के अंदर जो लेयर बना रहे हैं ये, इस लेयर को हम कहते हैं एपीब्लास्ट या प्रिमिटिव एक्टोडर्म। ठीक है, और ये कॉलमनार सेल्स होते हैं। ठीक है, अपर लेयर कॉलमनार सेल्स की है जिसे हम कह रहे हैं एपीब्लास्ट या फिर प्रिमिटिव एक्टोडर्म। और लोअर सेल्स जो कि लोअर पार्ट के अंदर जो सेल्स एक की लेयर फॉर्मेशन करवा रहे हैं एम्ब्रियोप्लास्ट, ये वाले हम ये क्यूबाइडल सेल्स हैं और क्यूबाइडल सेल्स को हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट या फिर प्रिमिटिव एंडोडर्म। तो एम्ब्रियोब्लास्ट डिटैच हुए, उन्होंने दो लेयर बनाई सेल्स की, एक अपर लेयर है जो कि एपीब्लास्ट है, कॉलमनार सेल्स हैं, और एपीब्लास्ट या फिर इसे हम प्रिमिटिव एक्टोडर्म भी कहते हैं, और लोअर हाइपो मीन्स बिलो होता है, तो बिलो के ऊपर हाइपोब्लास्ट प्रेजेंट है जो क्यूबाइडल सेल्स हैं और इन्हें हम प्रिमिटिव एंडोडर्म भी कहते हैं। अब जब ये एम्ब्रियोब्लास्ट डिटैच हो गया बिल्कुल ऊपर से जो हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट था पहले, तो उसके बाद डिफरेंशिएट हुआ है ट्रोफोब्लास्ट इनटू द साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर। तो यहाँ से डिटैच हो गया तो यहाँ पर एक स्पेस बन जाती है। ठीक है, एक स्पेस रह गई। अब क्या होता है कि ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट से कुछ सेल्स माइग्रेट होकर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स माइग्रेट होकर एपीब्लास्ट के ऊपर यहाँ पर आए और यहाँ पर एक सेल्स की लेयर बनाना शुरू कर देते हैं। इस सेल की लेयर की बनने की वजह से, इस सेल लेयर बनने की वजह से, ये सेल कहाँ से आए, साइटोट्रोफोब्लास्ट के, इस सेल की लेयर की बनने की वजह से एपीब्लास्ट के ऊपर एक कैविटी बन जाती है और इस कैविटी को हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। सो ये क्या बन गया हमारे पास, एमनियोटिक कैविटी। और एमनियोटिक कैविटी कहाँ बनी है, जस्ट अबव द एपीब्लास्ट के ऊपर जो कैविटी बनती है उसे हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। और एमनियोटिक कैविटी किस तरीके से बनेगी, साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स आकर यहाँ पर एक लेयर बना देते हैं सेल्स की जो कि एक कैविटी बना रहे हैं, जिस कैविटी को हम कह रहे हैं एमनियोटिक कैविटी। अच्छा, जो ये लेयर आई है साइटोट्रोफोब्लास्ट से, इस लेयर को हम कहते हैं एमनियॉन। ये वाली जो लेयर है सेल्स की जो यहाँ से साइटोट्रोफोब्लास्ट से माइग्रेट होकर आई है, इसको हम कहते हैं एमनियॉन। इसी तरह अगर हम देखें हाइपोब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट की लेयर है, इसके नीचे देखें यहाँ पर भी एक कैविटी है, यहाँ पे स्पेस बनी हुई है। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स अगेन माइग्रेट होकर यहाँ पर आते हैं और यहाँ भी एक कैविटी की फॉर्मेशन करवा देते हैं इस तरीके से। यहाँ एक लेयर बना देते हैं सेल्स की, इस लेयर की वजह से एक और कैविटी बन जाती है नीचे, और इस कैविटी को हम कहते हैं प्राइमरी यॉर्क सैक। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं प्राइमरी यॉर्क सैक। और प्राइमरी यॉर्क सैक की सेल्स कहाँ से आई, ये जो लेयर बनाई है सेल्स है ये कहाँ से, ये भी साइटोट्रोफोब्लास्ट से आई है।
और ये जो लेयर आई है जिसकी वजह से ये पूरी कैविटी बनी है, इस लेयर को हम कहते हैं ह्यूसर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाली जो लेयर थी इसे हम कहते हैं HEUSERS, ह्यूसर्स मेम्ब्रेन। तो ऊपर एमनियोटिक कैविटी बनी ड्यू टू दी एमनियन, एक लेयर आई साइटोट्रोफोब्लास्ट से, और नीचे प्राइमरी ऑक्साइड बन गया, एक लेयर आई साइटोट्रोफोब्लास्ट से जिसे हमने कहा ह्यूसर्स मेम्ब्रेन। इस लेयर की बनने की वजह से ऊपर एमनियोटिक कैविटी बन गई, नीचे प्राइमरी ऑक्साइड बन गया। इन एम्ब्रियोनिक कैविटी की बनने की वजह से क्या होता है कि जो पूरी एम्ब्रियोनिक कैविटी और ये जो हमारे पास सेल्स होते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, पूरी तरीके से सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम दिस साइटोट्रोफोब्लास्ट से। ठीक है, और एक स्पेस बन गई। ठीक है, यहाँ पर हमें नजर आ रही है ना, ये एक स्पेस है, अब सब कुछ सेपरेट हो चुका है साइटोट्रोफोब्लास्ट से। तो इस स्पेस के अंदर कुछ सेल्स आकर ऑक्यूपाई कर लेते हैं इस पूरी स्पेस को। उन सेल्स को हम कहते हैं मीजोडर्म के। मीजोडर्मल सेल्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पे रेड सेल, यहाँ पर आकर मीजोडर्म के सेल्स आकर पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अच्छा, ये मीजोडर्म, एक क्वेश्चन आता है कि ये मीजोडर्म सेल्स आए कहाँ से, तो ये अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है कि मीजोडर्म सेल्स कहाँ से आते हैं। कुछ बुक्स में लिखा होता है कि मीजोडर्म हाइपोब्लास्ट के सेल्स होते हैं जो माइग्रेट होकर यहाँ पर इस स्पेस के अंदर आ रहे हैं। कुछ में होता है कि ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं जो माइग्रेट होकर आ रहे हैं। तो इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर इतना यहाँ पर पता होना चाहिए कि इस स्पेस के अंदर मीजोडर्मल सेल्स आते हैं और इस पूरी जगह को आकर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अच्छा, तो अब इस मीजोडर्म को हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये सारा एम्ब्रियो है। ठीक है, ये एमनियोटिक कैविटी, प्राइमरी ऑक्साइड और ये पूरी एम्ब्रियो ब्लास्ट है जिन्होंने जाके पूरा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करानी है। तो इस एम्ब्रियो के एम्ब्रियोनिक कैविटी के बाहर जो मीजोडर्म है उस मीजोडर्म को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बन गई। अब इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के अंदर एक चेंज आता है। वो क्या चेंज आता है कि जैसे हमने सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट की बात की थी कि यहाँ पे स्पेसेस बनना शुरू हो गई थी सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर, तो इसी तरह यहाँ पर भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के अंदर स्पेसेस बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से इस छोटी छोटी स्पेसेस बनती हैं। ठीक है, यहाँ स्पेस, इस तरीके से यहाँ स्पेस, यहाँ स्पेस। इन छोटी छोटी स्पेसेस की वजह से क्या होता है कि बहुत सारी स्पेसेस बन जाती हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता ये स्पेसेस आपस में फ्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं और एक बड़ी सी स्पेस बन जाती है। ठीक है, एक बड़ी सी स्पेस बन जाती है और इस बड़ी स्पेस को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम किस तरह से बनी कि स्पेसेस डेवलप होती हैं इनटू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, और वो सारी जो कैविटीज़ होती हैं वो फ्यूज़ होकर एक बड़ी कैविटी बनाती हैं जिसे हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। नाउ ये सारी कैविटीज तो फ्यूज हो जाती हैं, लेकिन एक जगह पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बिल्कुल अटैच रहता है इस साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पर बाकी तो कैविटीज बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म अब यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि पूरे में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म था ना, तो बीच में कैविटीज बनी, बीच में कैविटी बनी एक बड़ी सी कैविटी। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म यहाँ पर लाइन कर रहा है साइटोट्रोफोब्लास्ट को। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, यहाँ पर प्राइमरी ऑक्साइड को भी लाइन कर रहा है। ठीक है, और इसको एमनियोटिक कैविटी को भी लाइन कर रहा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, लेकिन बीच में एक बड़ी स्पेस बन गई है, उस स्पेस को हमने कहा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। लेकिन एक जगह पर ये स्पेस, यहाँ पर ये कंप्लीटली स्पेस नहीं बनी होती, यहाँ पर ये वाली जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है ये अटैच होती है एम्ब्रियो या एमनियोटिक कैविटी के साथ, और यहाँ पर आकर साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ भी अटैच होती है। तो इस अटैचमेंट को हम कहते हैं कनेक्टिंग स्टॉक। तो कनेक्टिंग स्टॉक क्या है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म में जो कनेक्ट है एमनियोटिक कैविटी और हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ, तो इस कनेक्शन को हम कहते हैं कनेक्टिंग स्टॉक। और ये कनेक्टिंग स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर कनेक्टिंग स्टॉक नहीं होगा, मींस कि कनेक्टिंग स्टॉक नहीं है, तो जो पूरी एमनियोटिक कैविटी, पूरा जो एम्ब्रियो है पूरा, ठीक है, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ। तो ये बेसिकली जो कनेक्टिंग स्टॉक होता है ये आगे जाके इसने उम्बिलिकल कॉर्ड बनाना है। तो जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो इसी के जरिए एंटर करेंगे इनटू द एम्ब्रियो। अगर यही नहीं होगा तो नरिशमेंट ही प्रोवाइड नहीं हो पाएगी एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो डाई कर जाएगा। तो कनेक्टिंग स्टॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और इसको इसलिए भी इंपॉर्टेंट कहते हैं कि अगर यहाँ पर कनेक्टिंग स्टॉक बन गई है ना, तो ये अब एम्ब्रियो का टेल का रीजन है, मींस ये वाला टेल का रीजन हो गया एम्ब्रियो का, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिंग स्टॉक बन चुकी है। ठीक है, इसको हम कनेक्टिंग स्टॉक कहते हैं, और ये टेल रीजन डिफाइन करता है, सिग्निफाई करता है कि टेल रीजन ऑफ एम्ब्रियो को। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बनी, एक स्पेस बन गई। इस सीलोम बनने की वजह से हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म को हम तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। मींस किस तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म को,
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो कि लाइन कर रही है, ठीक है, जो कि लाइन कर रही है प्राइमरी यॉर्क सैक को, ठीक है, प्राइमरी यॉर्क सैक के सराउंडिंग में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म प्रेजेंट है जिसने इस पूरे यॉर्क सैक को सराउंड किया हुआ है, उस मीजोडर्म को हम कहते हैं स्प्लेंचोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। स्प्लेंचोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो कि लाइन कर रही है प्राइमरी यॉर्क सैक को। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म विच इज लाइनिंग द प्राइमरी यॉर्क सैक, उसको हम कह रहे हैं स्प्लेंचोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म लाइन कर रही है एम्ब्रियोनिक कैविटी को और साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर्स को, यहाँ पर जो प्रेजेंट है और यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ठीक है, थ्रू आउट, तो इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म को हम कहते हैं सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक में अगेन अगर हम देखें, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म सिलोम बन गई, सिलोम की वजह से ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म को दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहला क्या, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो कि सराउंड करिए प्राइमरी यॉर्क सैक को, उसे हमने कहा स्प्लेंचोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो कि लाइन करिए एम्ब्रियोनिक कैविटी को और साइटोट्रोफोब्लास्ट को, इसको हमने कहा कि ये है हमारे पास सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो इसकी ये फॉर्मेशन हो जाती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि बेसिकली कि जो प्राइमरी यॉर्क सैक है हमारे पास, ठीक है, प्राइमरी यॉर्क सैक बेसिकली यहाँ पर हमारे पास स्प्लेंचोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि इस प्राइमरी यॉर्क सैक को सराउंड कर रही है। तो ये जो हमारे पास स्प्लेंचोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म होती है, प्राइमरी यॉर्क सैक को थोड़ा सा अपने पास पुल करती है, जिसे हम कहते हैं मीजोडर्मल पुल। इस मीजोडर्मल पुल की वजह से क्या होता है कि प्राइमरी यॉर्क सैक दो कैविटीज़ के अंदर डिवाइड हो जाती है। वो किस तरीके से होती है कि जब स्प्लेंचोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म पुल करती है प्राइमरी यॉर्क सैक को, तो कुछ सेल्स होते हैं हाइपोब्लास्ट के, वो हाइपोब्लास्ट के सेल्स कुछ आकर माइग्रेट होते हैं और यहाँ पर आकर एक लेयर बना लेते हैं सेल्स की, जो कि प्राइमरी यॉर्क सैक को डिवाइड कर देती है दो कैविटीज़ के अंदर, ठीक है। ये एक बड़ी कैविटी जो कि प्राइमरी यॉर्क सैक है और एक छोटी कैविटी भी बन जाती है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी यॉर्क सैक। तो सेकेंडरी यॉर्क सैक कैसे बना कि स्प्लेंचोप्लूरिक मीजोडर्म जो मीजोडर्म प्रेजेंट है प्राइमरी यॉर्क सैक के ऊपर, वो उसको पुल करती है, उस पुल की वजह से कुछ सेल्स माइग्रेट करते हैं हाइपोब्लास्ट से और वो यहाँ पर एक लेयर बना लेते हैं सेल्स की, जो कि सेकेंडरी यॉर्क सैक की फॉर्मेशन करा देती है। और नीचे हमारे पास एक बड़ी कैविटी प्रेजेंट है जिसे हम कह रहे हैं प्राइमरी यॉर्क सैक। तो प्राइमरी यॉर्क सैक और सेकेंडरी यॉर्क सैक की फॉर्मेशन हो जाती है इन द सेकेंड वीक के अंदर। और उसके अलावा एक और इवेंट होता है मेजर, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द प्री कॉर्डल प्लेट। प्री कॉर्डल प्लेट की फॉर्मेशन भी हो जाती है इन द सेकेंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। और प्री कॉर्डल प्लेट क्या है बेसिकली, अभी हमने बात की थी कि कनेक्टिंग स्टॉक है और कनेक्टिंग स्टॉक कनेक्ट कर रहा है एम्ब्रियो को विद द साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ और ये आगे जाके अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगा। तो इसकी हमने बात की है टेल रीजन है। अब टेल रीजन के अपोजिट साइड पर हेड रीजन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपर लेयर है कॉलमनार सेल्स एपीब्लास्ट की, लोअर लेयर क्यूबाइडल सेल्स जिसे हमने कहा हाइपोब्लास्ट सेल्स। लेकिन क्या होता है कि इस रीजन में हाइपोब्लास्ट के सेल्स कुछ डिफ्रेंशिएट होते हैं और वो भी कॉलमनार बन जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, वो भी कॉलमनार बन गए। तो ये वाला रीजन जहां पर हाइपोब्लास्ट के सेल्स कॉलमनार बन जाते हैं, इस वाले रीजन को हम कहते हैं प्री कॉर्डल प्लेट, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं प्री कॉर्डल प्लेट। और प्री कॉर्डल प्लेट सिग्निफाई करता है कि ये हेड रीजन है और यहाँ पर हमने बात की कि कनेक्टिंग स्टॉक सिग्निफाई कर रहा है कि टेल रीजन है। तो एक हमारे पास सिफेलोकॉर्डल एक्सिस बन जाता है इन द सेकंड वीक। सिफेलोकॉर्डल एक्सिस क्या मीन्स कि सिफेलिक एंड या हेड एंड बन गया एट द प्री कॉर्डल प्लेट, यहाँ पर हेड का रीजन बनेगा और टेल रीजन बन गया, ठीक है, हमारे पास कनेक्टिंग स्टॉक वाला। तो एक सिफेलोकॉर्डल एक्सिस बन जाता है इनटू द सेकंड वीक के अंदर। इसके अलावा सेकंड वीक के अंदर हम एक चीज़ पढ़ते हैं, जब हम सेकंड वीक को स्टडी करते हैं तो उसमें हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि कॉरियन की फॉर्मेशन भी होती है इनटू द सेकंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर। तो कॉरियन बेसिकली क्या होता है कि अगर हम कॉरियन की बात करें तो आउटर पे हमने देखा था कि सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट है। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट के बाद हमारे पास क्या प्रेजेंट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। और साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाद यहाँ पर जो हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है, सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म प्रेजेंट है। तो इन तीनों को कलेक्टिवली मिलाकर हम कहते हैं कॉरियन, ठीक है। ये आउटर लेयर्स हैं जो इन तीनों को मिलाकर हम कह रहे हैं कॉरियन, CHORION कॉरियन। तो कॉरियन इज नथिंग बट क्या है, हम सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाद जो हमारे पास
हम सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्रेजेंट जो लाइन कर रही है साइटोट्रोफोब्लास्ट को, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं कॉरियन। अच्छा, तो अभी हमने बात की थी कि प्राइमरी विलाय कहाँ से अराइज हो रहा है? फ्रॉम द साइटोट्रोफोब्लास्ट की सेल जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं इनटू द सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट को, उन्हें हमने कहा था कि प्राइमरी विलस। तो अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये तीनों लेयर्स हैं, इन तीनों लेयर्स को यहाँ पर हम रीनेम करके कह रहे हैं कि ये कॉरियन है। इन तीनों लेयर्स को कलेक्टिवली हम कह रहे हैं कॉरियन है। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट भी पार्ट है कॉरियन का। तो यहाँ से जो साइटोट्रोफोब्लास्ट से एक विलाय निकल रहा है, प्रोजेक्शन निकल रहा है, इससे हम रीनेम करके अब यहाँ पर कह सकते हैं कि प्राइमरी कॉरियोनिक विलाय है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं प्राइमरी कॉरियोनिक विलाय। सो इसे हम रीनेम करके प्राइमरी कॉरियोनिक विलाय कह सकते हैं। और कॉरियन क्या है? कलेक्टिवली हम कह रहे हैं कि हमारे पास सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, उसके बाद साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसके बाद सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। अगर हम एक क्रॉस सेक्शन देखें, ये हमारे पास सबसे पहले ये हम ग्रीन में हम फॉर सपोज साइटोट्रोफोब्लास्ट है। साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाद यहाँ पर सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट रेड के अंदर आ गई, और सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जिसने लाइन किया हुआ है साइटोट्रोफोब्लास्ट को इनसाइड में। ठीक, ये और यहाँ से विलाई निकल रहे हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट से। तो इन तीनों को मिलाकर हम कह रहे हैं कॉरियन। सो दीज आर द मेजर चेंजेस जो कि हो रही हैं इनटू द सेकंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। थैंक यू। अगर हम समराइज करेंगे क्या मेजर इवेंट्स, क्या मेजर चेंजेस आ रही हैं सेकंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर, तो हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रही हैं ट्रोफोब्लास्ट के अंदर और क्या चेंजेस आ रही हैं एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर। अगर हम देखें ट्रोफोब्लास्ट को, तो ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट हो जाता है दो लेयर्स के अंदर। साइटोट्रोफोब्लास्ट इनर लेयर है जो कि यूनिन्यूक्लिएटेड और वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट जो कि आउटर लेयर है और एक सेल मास है, बिल्कुल कोई वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन नहीं है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और उसके बाद देखें कि लेक्यूलर स्पेसेस डेवलप हो जाती हैं टू द सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, जहाँ पर आकर स्पायरल आर्टरी ड्रेन करती हैं ब्लड, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और अगर हम साइटोट्रोफोब्लास्ट को दे रहे हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट प्रोजेक्शन देता है इनसाइड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, और उसे हम कहते हैं प्राइमरी विलाय। और प्राइमरी विलाय एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक एंटायर सर्कमफेरेंस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर एक कोर बना लेते हैं, एक आउटर कोर बनाते हैं, जिसे हम कह रहे थे आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। सो ये मेजर चेंजेस आती हैं टू द ट्रोफोब्लास्ट। और एम्ब्रियोब्लास्ट को देखें तो एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर क्या होता है कि एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं दो लेयर्स के अंदर, अपर कोलमनार सेल्स एपीब्लास्ट, लोअर क्यूबाइडल सेल्स जिन्हें हम कह रहे थे हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट हमारे पास प्रिमिटिव एक्टोडर्म है और हाइपोब्लास्ट प्रिमिटिव एंडोडर्म है। उसके बाद हमने बात की कि जब ये सेल्स इस तरीके से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं तो एक एपीब्लास्ट के ऊपर एक कैविटी बन जाती है जिसे हमने कहा था एमनियोटिक कैविटी, और हाइपोब्लास्ट के नीचे एक कैविटी बन जाती है जिसे हमने कहा था प्राइमरी यॉर्क सैक। ये सब बनने के बाद क्या होता है कि अगेन जो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की बिटवीन दिस एमनियोटिक कैविटी और साइटोट्रोफोब्लास्ट के दरमियान यहाँ पे कैविटी बन जाती है जिससे हमने कहा था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बन जाती है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम बन जाती है। ठीक है, तो हमने फिर बात की थी कि जो मेसोडर्म सेल्स होते हैं वो पुल करते हैं यॉर्क सैक को, प्राइमरी यॉर्क सैक को, और ऊपर जो हमारे पास हाइपोब्लास्ट के कुछ सेल्स होते हैं वो अगेन माइग्रेट होकर एक छोटी यॉर्क सैक की कैविटी बना देते हैं जिसे हमने कहा था सेकेंडरी यॉर्क सैक। तो सेकेंडरी यॉर्क सैक की फॉर्मेशन होती है। और हमने बात की थी प्री कॉर्डल प्लेट की। तो प्री कॉर्डल प्लेट क्या होता है कि जो हमारे पास हाइपोब्लास्ट एक तरफ कनेक्टिंग स्टॉक बनता है, तो कनेक्टिंग स्टॉक के अपोजिट साइड के ऊपर जो हाइपोब्लास्टिक सेल्स होते हैं वो बेसिकली क्यूबाइडल है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे कॉलमनार सेल्स में। तो उस रीजन को हमने कहा था प्री कॉर्डल प्लेट। और प्री कॉर्डल प्लेट और जो कनेक्टिंग स्टॉक है ये सिग्निफाई करता है टेल रीजन और हेड रीजन को रिस्पेक्टिवली। तो एक सेफेलोकॉर्डल एक्सिस बन जाता है। तो ये मेजर चेंजेस होती हैं सेकंड वीक के अंदर। अगर हम एक चीज़ नोट करें तो पूरा सेकंड वीक रूल ऑफ 2 को फॉलो कर रहा है मोस्टली। किस तरीके से? ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट हुआ दो लेयर्स में, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट डिफरेंशिएट हुए दो लेयर्स में, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। दो कैविटीज़ बनी सबसे पहले, एमनियोटिक कैविटी, उस एमनियोटिक कैविटी और प्राइमरी यॉर्क सैक। अगेन प्राइमरी यॉर्क सैक दो कैविटीज़ में डिवाइड हुआ, एक प्राइमरी बन गई और एक सेकेंडरी बन गई, और फिर प्री कॉर्डल प्लेट बनी। तो मोस्टली जो चेंजेस आई हैं वो फॉलो कर रही है रूल ऑफ 2। थैंक यू।